प्रदेश में पंचायती राज चुनाव से पहले सरकार मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करेगी, ये आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में हर मंत्री की परफॉर्मेंस की जो है वो कहीं ना कहीं जांच की जाएगी और उस हिसाब से उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। यह बात आज मनाली में राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवाल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है। मीडिया से इन्होंने जो है मुखातिब आज हुए हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल में जल्द विस्तार और बदलाव किया जाएगा, मंत्रियों की परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा है कि सेब के आयात शुल्क को घटाने के मामले को लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री से दिल्ली में बातचीत की है। अगर जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी लगातार घटती रही तो इससे हिमाचल प्रदेश के जो बागवान हैं वो तबाह हो जाएंगे, उनको नुकसान होगा। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश के जो बागवान हैं और जो बागवानी विभाग के अधिकारी हैं उनका भी एक प्रतिनिधि मंडल इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री के समक्ष जो है वो अपने विचार रखेगा, दिल्ली जाएगा। सीएम सुक्खू ने बताया कि सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाने का जो निर्णय है वो लिया गया है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में तेल के दाम हिमाचल से पहले ही अधिक है और सेस लगाने से भी सरकार को अधिक फायदा नहीं होगा, लेकिन इससे जो भी पैसा एकत्र होगा उससे हिमाचल प्रदेश के गरीब परिवारों की मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्व विभाग का भी अब अपना पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इससे लोगों की रजिस्ट्री में घर पर ही जो है वो होगी। राजस्व विभाग के काम ऑनलाइन होने से अब लोगों को बार बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके अलावा अब सभी जिला के डीसीज को भी पावर दी गई है। जिस जगह पर जो है वो अगर पटवार सर्कल खाली हो तो वह 40,000 में पटवारी, 50,000 में कानूनगो, 60,000 रुपए में नायब तहसीलदार और 70,000 रुपए में जो तहसीलदार की जो नियुक्ति है वो कर सकते हैं। राजस्व विभाग के सभी कार्य ऑनलाइन होने से रजिस्ट्री सहित प्रमाण पत्र बनाने के जो कार्य है वो आसान हो जाएंगे इनकी नियुक्तियों के बाद। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्यास नदी की बाढ़ से जिला कुल्लू में काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में पहले भी जिला कुल्लू में 150 करोड़ रुपए की राशि मिटिगेशन के तहत जो है वो खर्च की जा चुकी है। अब मनाली विधानसभा में 250 करोड़ रुपए की लागत से रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, ये ऐलान सीएम ने किया। और यहाँ पर एक वॉकिंग ट्रेल का भी निर्माण किया जाएगा, इस पर भी अब जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि विंटर कार्निवाल के पर जिस प्रकार से जो कई जो योजनाएं हैं उसके आज 63 करोड़ के आसपास उद्घाटन और जो शिलान्यास है वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किए हैं। वहीं एडीबी के माध्यम से वेलनेस सेंटर का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। मनाली में पर्यटन को विकसित करने के लिए भी स्थानीय विधायक और प्रशासन के साथ नई योजना तैयार की जा रही है। सीएम ने यह बात आज कही है मनाली में। इसके अलावा मनाली में 5 बीघा भूमि पर मल्टीप्लेक्स और वहां पर एक पार्किंग का भी निर्माण किया जाएगा। इस साल इस कार्य को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा योजना बनाई गई है। वहीं उन्होंने कहा कि मनाली के विकास के लिए हर संभव प्रयास होंगे। इसके बाद सीएम ने हरी झंडी दिखाकर विंटर कार्निवाल का जो शुभारंभ है वो आज किया है। वहीं बड़ी खबर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बड़ी घोषणा की एक बार फिर से। उन्होंने मनाली में ऐलान किया कि 1 अप्रैल 2026 से यानी कुछ ही माह बाद 2026 से मनाली की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। तो 1500 रुपए को लेकर जो विपक्ष लगातार बार बार जो है कांग्रेस को घेरता है, तो जिस प्रकार से अभी पांगी है, इसके अलावा किन्नौर लाहौल स्पीति, इसके अलावा लाहौल स्पीति जिला है, वही जो है किन्नौर है, इसके अलावा जो है कुपुई है, कुछ ऐसे क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्र है और कुछ और जैसे कुपुई जो ऐसा एक क्षेत्र है जहां पर कहीं ना कहीं जो भी थोड़ा पीछे चल रहा है विकास के मामले में। और ऐसे में जहां पर जो महिलाएं यहां पर इन जगहों पर थी तो वहां पर पहले चरण में जो है वो 1500 रुपए दिए गए हैं। लेकिन आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विपक्ष क्या कहता है वो अलग बात है, लेकिन हम जो है वो चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपए दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो जो मनाली की महिलाएं हैं उनके लिए आज इसलिए भी अच्छा दिन था क्योंकि सीएम एक तो उन्होंने शुरुआत की आज विंटर कार्निवाल की, वहीं ऐलान कर दिया है कि जो पात्र महिलाएं होगी उनको जो है वो 1 अप्रैल से वहां पर 1500 रुपए देने शुरू हम कर देंगे। वहीं विंटर कार्निवाल में भाग लेने वाली सभी महिलाओं को जो महिला मंडल हैं उनको पहले 30,000 रुपए मिलते थे। आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि उनको अब 35,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे पहले 30,000 रुपए जो है वो दी जाती थी, तो ये भी सीएम ने ऐलान किया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर, आज स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग की। इसमें कमीशन ने राज्य सरकार को 28 फरवरी से पहले आरक्षण रोस्टर जारी करने और डिलिमिटेशन का जो कार्य है वो पूर्ण करने का निर्देश दिए हैं ताकि मार्च में इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा सके। कमीशन ने सरकार को वोटर लिस्ट जल्द फाइनल कर नोटिफाई करने को कहा है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले करवाने को आदेश दे रखे हैं सरकार को। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रोमेश अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और सरकार को आपस में समन्वय बनाकर के जो चुनाव हैं वो 30 अप्रैल से पहले करवाने हैं। इसमें बता दें आपको 35,000 के करीब जो कर्मचारी है वो ड्यूटी पर लगेंगे। और जो हमारे पास बड़ी खबर आज की है, हिमाचल दस्तक के एक्सक्लूसिव इनपुट्स के अनुसार पंचायत
पंचायत चुनाव अप्रैल में होने की संभावना कम है। प्रोसेस भले ही मार्च के बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन संभावना है कि मई में पंचायत जो चुनाव हैं उसका जो मतदान है और जो रिजल्ट है वो मई में आएगा। वहीं पंचायत प्रधानों को लेकर एक बड़ी अपडेट हमारे पास है। बीते कल जब कैबिनेट की बैठक हुई उस वक्त जो है वो उससे पहले जो पंचायत प्रधान ने प्रदेश के अलग अलग कोनों से, चाहे वो भाजपा, हालांकि जिस प्रकार एक समर्थित होते ही है कि भाजपा को आप जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो भी प्रधान थे सारे प्रधान कल पहुंचे हुए थे और प्रधानों ने ये डिमांड रखी थी सरकार से, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से, पंचायती राज मंत्री से और मंत्रिमंडल के सदस्यों से कि हमें ही जो है वो एक्सटेंशन आगे दी जाए, वहां पर प्रशासक जो है वो नहीं लगाए जाए। लेकिन आज जो खबर हमारे पास है सरकार के तरफ से जो है वो इसमें ये कहा गया था कि हम देखेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो रूल्स है उसमें कहीं पर भी प्रावधान नहीं है कि जो पंचायत प्रधान है उनको 5 साल के बाद, क्योंकि 5 साल तक जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है, नॉट ओनली प्रधान, जिला परिषद सदस्य है, वाइस प्रधान है, मेंबर है, जो भी है, तो ऐसे में इन पंचायत प्रधानों को रूल्स में नहीं है तो इनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। सीधी और स्पष्ट खबर आपको हम बता रहे हैं। सूचना है कि सरकार बीडीओ और जो डीपीओज हैं उनको कुछ समय के लिए पंचायतों में जो है वो जिम्मेदारी दे सकते हैं, सौंप सकते हैं। ये हमारे पास बड़ी अपडेट थी जी, ये एक्सक्लूसिव अपडेट थी। इसके अलावा दूसरी खबर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनाव के लिए कमर कसने और मैदान में उतरने को कहा है। उन्होंने सरकार के 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव करवाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही लोकतंत्र व्यवस्था का सम्मान किया है। विनय कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनाव में ऐसे उम्मीदवार उतारने व उनका समर्थन करने की सलाह दी है जो पार्टी की विचारधारा से संबंध रखते हो। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और किसी भी राजनीतिक दल के लिए, चाहे वो किसी विचारधारा के जो व्यक्ति है या फिर पार्टी है, उसके लिए पंचायत चुनाव, पंचायत से ही जो है रूपरेखा तैयार होती है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी हो। विनय कुमार ने कार्यकर्ताओं से मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने व इसे कमजोर करने के खिलाफ पार्टी के चल रहे मनरेगा बचाओ संग्राम को तेज करने व मनरेगा से जुड़े उन लोगों को इसकी खामियां बताने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने मनरेगा की जगह बीबीजी राम जी योजना शुरू कर ग्राम पंचायतों के उस बहुआयामी कानून को ध्वस्त कर दिया है जिसके तहत एक और जहां ग्रामीण विकास को बल मिल रहा था, वहीं क्षेत्र के ग्रामीण लोगों को उनके घर द्वार पर रोजगार मिल रहा था। उन्होंने कहा कि अब यह पूरा अधिकार केंद्र ने अपने हाथ लेकर पंचायतों को कमजोर करने का जो है वो कोशिश कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में यह मुद्दा प्रभावी रहेगा और भाजपा को इसके लिए जो है वो काफी कुछ चुकाना पड़ेगा और मुंह की खानी पड़ेगी, दावा किया उन्होंने दावा किया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही बड़ी खबर है, सीबीएसई आधारित स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कीम नोटिफाई कर दी है। राजपत्र में अधिसूचित होने के बाद सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूलों के संचालन को लेकर भर्तियों का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 130 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से जोड़ा गया है। नए शैक्षणिक सत्र से इन सभी स्कूलों में सीबीएसई की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। स्कूलों के बेहतर संचालन को लेकर विभिन्न श्रेणियों के 560 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। जॉब ट्रेनिंग के रूप में यह भर्ती होगी। यह भर्तियां सीबीएसई सब काडर के तहत होगी, जिसमें भूगोल लेक्चरर के 51, संगीत एवं वाद्य यंत्र के लेक्चरर के 76, मनोविज्ञान के 97, फाइन आर्ट्स के 93, संस्कृत के 64, समाजशास्त्र के 70, अर्थशास्त्र के 1, अंग्रेजी के 69, शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त डीपी के 24 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा आईपी लेक्चरर के भी 8 पदों को भरने पर जो है मंजूरी दे दी गई है। कुल 560 पदों पर यह सीधी भर्ती होगी जो कि 2 साल के लिए जॉब ट्रेनिंग के रूप में रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त सीबीएसई बोर्ड से जोड़े गए 30 अन्य स्कूलों में पूर्व स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अन्य पदों को भरने का जो प्रोसेस है वो प्रिंसिपल योजना में निर्दिष्ट मानक मानदंडों के जो मानक मानदंड है उसके अनुसार की जाएगी। पदों की संख्या का आकलन विभाग द्वारा किया जाएगा और सरकार की स्वीकृति के बाद अलग से अधिसूचित किया जाएगा। इसके अलावा स्पेशल, ये इंपॉर्टेंट खबर है इसी में जी, स्पेशल एजुकेटर के जो पद हैं 130 पद भरे जाएंगे सीधी प्रक्रिया से, सीधी भर्ती होगी इसकी भी। हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर तैनात किया जाएगा, जबकि जॉब ट्रेनिंग के रूप में इन सभी 130 स्कूलों में चौकीदार और सफाई कर्मी भी तैनात किए जाएंगे। सीबीएसई स्कूलों के बेहतर संचालन को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग राज्य चयन आयोग के माध्यम से निश्चित मानदेय के साथ पेशेवर अंग्रेजी और गणित शिक्षकों की नियुक्ति भी करेगा। इसमें 400 अंग्रेजी और 400 गणित शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। यह भर्ती अस्थायी आधार पर 5 साल की अवधि के लिए की जाएगी और नियुक्ति का निश्चित जो मासिक मानदेय है वो 30,000 रुपये प्रति माह होगा, जो कि प्रतिवर्ष 10 महीने के लिए, प्रतिवर्ष 10 माह तक दिया जाएगा, 10 महीने के लिए होगा। विभाग इन शिक्षकों द्वारा अंग्रेजी और गणित में
छात्रों की दक्षता और अधिगम जो सुधार हैं स्तर में सुधार के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार करेगा जो इन विषयों के मौजूदा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त होगा। विभाग इन शिक्षकों को छात्रों की संख्या के अनुसार इन 130 विद्यालयों में तैनात कर सकता है और आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी विद्यालयों में भी नियुक्त किया जा सकता है। सीबीएसई स्कूलों के संचालन को लेकर आउटसोर्स आधार पर जो है भर्ती की जा सकेगी। इसमें योग शिक्षक, वेलनेस टीचर, खान पान पर्यवेक्षक, आया के पद आउटसोर्स आधार पर भरे जाएंगे। वहीं कार्मिक विभाग द्वारा जारी की जाने वाली सामान्य पीटी जो इसमें एमटीडब्ल्यू नीति के तहत 390 अंशकालीन जो मल्टीटास्क वर्कर्स हैं इनकी जो 130 स्कूलों में वो तैनाती की जाएगी। प्रत्येक स्कूल में 3-3 मल्टीटास्क वर्कर रखे जाएंगे। अब इसमें खबर क्या है? खबर ये तो हमने आपको बता दी जो आज नोटिफिकेशन जारी हुई है, लेकिन खबर ये जो टीचर्स अभी है सरकारी स्कूलों में वो अप्लाई करेंगे जी। तो अप्लाई करेंगे, सरकार ने कह दिया है कि इसमें भी पहले जो है वो जिस प्रकार से 2 साल के लिए जॉब ट्रेनिंग है वो रहेंगे और इसमें जो सब काडर है वो होगा सीबीएसई सब काडर। अप्लाई करेंगे यही शिक्षक जो लगे हुए हैं अभी रेगुलर शिक्षक। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है जिनके 3 साल से कम रहे हुए हैं अभी रिटायरमेंट को, अब जिसकी 2 साल रही है वो नहीं कर पाएगा अप्लाई। तो इसमें सीधी और स्पष्ट खबर ये है कि जिसने सीबीएसई में पढ़ाना है सरकारी स्कूलों में तो उनके लिए हमने बता दिया कितने कितने पद भरे जाने हैं। हमने आपको बता दिया 560 के आसपास का आंकड़ा है। डीपी भरे जाएंगे, सारे टीचर लगेंगे जी स्कूलों में, जितने भी टीचर्स होते हैं तो सब भरे जाएंगे जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं। इसमें अब जो हमारे पास सूचना है एक्सक्लूसिव वो ये है कि इसकी जो परीक्षा है वो एचपी बोर्ड करवा सकता है। एक तो हमने बताया कि इसके में स्पेशल एजुकेटर के अलग अलग पद वो हो सकता है कि उसको राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएं, वो हमने पहले क्लियर कर दिया है। लेकिन जो ये शिक्षक अभी वर्तमान में शिक्षक लगे हुए हैं रेगुलर शिक्षक जो है इनको सब कैडर के, अगर आपको सीबीएसई सब कैडर चाहिए तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा इसमें क्योंकि आज नोटिफिकेशन जारी हो गई है। तो आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर आप जो है वो सीबीएसई स्कूलों में पढ़ा पाएंगे। जो अच्छा मेरिट पे रहेगा एचपी बोर्ड इसका एग्जाम लेगा, टेट का एग्जाम तो एचपी बोर्ड करवा ही रहा है। तो ये अब जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षा में गुणवत्ता के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है और 130 के लगभग जो सीबीएसई स्कूल है सूचना है सरकार की ये कोशिश रहेगी कि अप्रैल तक ये जो सारा प्रोसेस है खत्म कर दिया जाए। यानी जो ये एग्जाम होंगे अप्रैल से पहले करवा दिए जाएंगे और उसके बाद जो शिक्षक चुनकर आएंगे जो मेरिट पर होंगे उन्हीं को मौका दिया जाएगा वहां पर पढ़ाने का। जो सीबीएसई स्कूल अभी तक अपडेट हमारे पास ये है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में रोड सेफ्टी काउंसिलिंग की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश का परिवहन विभाग ऑटो अप्रूवल मैकेनिज्म की तरफ बढ़ गया है। मार्च महीने तक यहां सभी काम ऑटोमेटेड तरीके से होंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि लोगों को अपने वाहनों की फिटनेस, ड्राइविंग टेस्ट या लाइसेंस बनाने के लिए धक्के नहीं खाने होंगे क्योंकि मैनुअल काम नहीं चलेगा। अभी सभी काम ऑटोमेटिक तरीके से होंगे और ऑनलाइन अप्लाई करके लोगों को सेवाएं दी जाएंगी। बड़ी खबर है जी, पूरे महकमे को डिजिटलाइज जो है किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि वाहन फिटनेस के लिए बीच में जो फिटनेस मापदंडों को लेकर अधिकारियों का रोल रहता था उसे पूर्ण रूप से खत्म किया जा रहा है क्योंकि बीच में यार पैसे, हालांकि डिप्टी सीएम ने भी कहा कि कई बार फाइलों को अरे परे करने में, अप्लाई करने में पैसे भी कुछ लोग, हालांकि उन्होंने सबका जिक्र नहीं किया है, होता था कई बार कि पैसे दिए जाते थे कि सर कर लो काम। अब ऐसा नहीं होगा, सारा डिजिटलाइज होगा, पैसे का मतलब ही नहीं बनता है। अगले 3-4 महीनों के में गुड्स कैरियर, नेशनल परमिट, कॉन्ट्रैक्ट कैरियर, टूरिस्ट परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट सभी ऑनलाइन हो जाएगा। सब ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन फीस देना है। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस से बताते हैं आपको, उन्होंने कहा कि एक बार ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद फिर विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे। तो वही टैक्सी परमिट भी लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। मान लीजिए एक बार ड्राइविंग के लिए आप चले गए, आपने जो वीडियोग्राफी ड्राइविंग के लिए होती है वो कर दी, ऑनलाइन फीस जमा करनी है, ऑनलाइन एड्रेस देंगे, घर पर आपको लाइसेंस आ जाएगा, उसमें आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑटो अप्रूवल के इस दौर से पारदर्शिता आएगी। इसके बाद दूर दराज के क्षेत्रों के लिए विभाग मोबाइल फिटनेस ऐप भी शुरू करने जा रहा है जिससे सभी प्रक्रिया फोन पर ही पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑटोमेटेड जो टेस्टिंग स्टेशन निजी क्षेत्र में भी बिलासपुर, रानीताल, कांगू, नालागढ़ व पांवटा साहिब में तैयार किए जा रहे हैं, जबकि सरकारी क्षेत्र में हरोली और नादौन है वो बद्दी में यह सेंटर बन रहे हैं। बद्दी के सेंटर पर कुल 21 करोड़ रुपए का खर्चा होगा जो मार्च महीने तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि क्लस्टर मॉडल पर केंद्र सरकार सब्सिडी प्रदान करती है जिसमें ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर व एटीएस एक साथ बनाने होते हैं, मगर उन्होंने केंद्र सरकार से यह मांग की है कि पहाड़ी राज्यों को देखते हुए इसमें छूट दी जाए और सब्सिडी का जो लाभ है वो प्रदान किया जाए। उन्होंने बताया कि वाहनों की स्क्रैपिंग सुविधा सोलन व हमीरपुर में शुरू हो चुकी है जिसमें अब तक 1692 वाहन स्क्रैप किए जा चुके हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकार लोगों को ई टैक्सी व ई बसों की सुविधा देने जा रही है। ये बड़ी खबर है जी, सुनिएगा खबर को। ई टैक्सी जो भी लेना चाहता है, अभी ई टैक्सी जो भी लेना चाहता है उसे सरकार 50% तक सब्सिडी देगी 5 साल से कम वाली गाड़ियों पे। वहीं 5 साल पुरानी टैक्सी को ई टैक्सी में बदल सकते हैं तो इस पर सरकार जो है वो युवाओं को 40% सब्सिडी देगी। तो अगर आप ई टैक्सी लेते हैं और इसमें जो है वो सरकार ने प्रावधान कर दिया है कि जो तो नहीं है 2-3 साल वाली पुरानी 2-3 साल वाले लेके तो उसको आप कन्वर्ट करिए ई टैक्सी में तो आपको 50% सब्सिडी देगी। जो 5 साल पुरानी उसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो 40% सब्सिडी दी जाएगी। पहले चरण में 1000 टैक्सियों को बदला जाएगा। वहीं ई बस, अब किसी ने बस लेनी है इलेक्ट्रिक बस
अब इसके लिए क्या है, वहीं ई बस लेने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए 30% सब्सिडी सरकार देगी। कोई बस लेगा कोई व्यक्ति तो सरकार उस पर 30% सब्सिडी देगी। टैक्सी के लिए 4 फरवरी तक, बसों के लिए 8 फरवरी तक। ये इंपॉर्टेंट बात है। जिसने टैक्सी लेनी है वो 4 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं ई टैक्सी, जिसने बस लेनी है वो 8 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात जो सामने आ रही है कि वर्तमान मध्य प्रदेश लगभग 25 लाख छोटे बड़े वाहन हैं। ये भी बड़ा आंकड़ा सरकार ने जारी किया कि 25 लाख छोटे बड़े वाहन हैं। विभाग को ई चालान मशीनें दी गई है, वहीं 14 जो इंटरसेप्टर वाहन भी दिए गए हैं। बॉडी कैमरा वो अल्को सेंसर सेंटर भी प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में औसतन 800 कैजुअलिटी हो रही है सालाना, जिस पर समीक्षा चल रही है। प्रदेश में एक आंकड़ा सरकार ने जारी किया है आज, ये डिप्टी सीएम ने आंकड़ा जारी किया है कि प्रदेश में जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहां पर एक्सीडेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए जहां पर 10 से अधिक लोग मरे हैं, तो वहां पर अभी वर्तमान में सिर्फ 4% एरिया ऐसा है जहां पर क्रैश बैरियर लगे हुए हैं, बाकी में कोई क्रैश बैरियर नहीं है। तो डिप्टी सीएम ने कहा कि इस मुद्दे को हम केंद्र के समक्ष उठाएंगे ताकि हमें वहां से कुछ राहत मिले, हमारे को कुछ जो है वो जो चाहे वो NH हो या फिर नॉर्मल रोड्स जो PWD बनाता है उसमें कुछ राहत मिले और जो एक्सीडेंट है उसकी घटनाएं कम हो सकें। तो ब्लैक स्पॉट्स में सिर्फ 4% है जो आगे होता है ना बचाने के लिए, तो वो अब थोड़ा चिंता का विषय। 96% सड़कें ऐसी जो ब्लैक स्पॉट्स तो है, लेकिन वहां पर जो है वो आगे बचाने के लिए कुछ भी नहीं है कि बच सके कोई व्यक्ति। अगर मान लीजिए कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है किसी का भी, तो वहां से सीधा व्यक्ति नीचे चली जाती है बसें, कई बार 28 लोग मर जाते हैं, कई बार 10 लोग मर जाते हैं। तो ऐसा भगवान करे कभी ना हो, लेकिन ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करके वहां पर जो आगे कह सकते हैं आप सेफ्टी आगे लगे कवच, तो ये जरूरी है कि इसका जो मुद्दा है वो केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि दुर्घटना के समय में कोई राहगीर, ये इंपॉर्टेंट है, प्रदेश के जितने भी लोग इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं हमारी, ये आपके लिए हैं। अब जो इसमें केंद्र सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है, कोई व्यक्ति अगर आप मान लीजिए कहीं से गुजर रहे हैं और एक एक्सीडेंट हो जाता है कहीं पर, तो अगर आप उस व्यक्ति को उस वक्त अस्पताल पहुंचाते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और आप ये सोच रहे हैं कि यार नीचे कौन जाएगा, ये तो नीचे चली गई नाले में गाड़ी, इसको कौन ऊपर लाए व्यक्ति को, ये तो हमारा रिश्तेदार भी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। मानवता भी एकदम, मानवता का धर्म निभाएं। तो इसमें सरकार ने क्या कर दिया है, हालांकि इसमें पहले कम था पैसा, अब थोड़ा बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने भी, इसमें गाइडलाइन जारी की है। अब देखिए एक चीज़ सरकार ने आज डिप्टी सीएम ने कही है कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सोचता है कि इसकी मैं जान बचा लूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि जब पुलिस इसमें कार्रवाई करती है तो उस पर केस बन जाता है कई बार व्यक्ति पर। तो इसमें सीधी स्पष्ट खबर है कि अब अगर आप किसी की जान बचाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो 25,000 रुपये आपको इनाम के रूप में दिया जाएगा किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए, ये उन्होंने कह दिया है। इसके अलावा जो व्यक्ति का उस पर FIR नहीं हुई, कोई उससे ज़रा सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, उसने जान बचाई, उससे ज़रा सवाल जवाब क्यों किया जाए। तो ऐसे में ये जरूरी है कि अगर आप कहीं से जा रहे हैं पूरे प्रदेश के 12 जिलों में, तो अगर किसी की आप जान बचाते हैं, सरकार आपको 25,000 रुपये इनाम के तौर पे देगी ताकि आपने किसी की जान बचाई। तो ये मानवता भी है, सरकार जो है वो आपको उसका फल भी कह सकते हैं, आप जो अच्छा काम किया है उसका जो आपको एक कह सकते हैं रिगार्ड है, एक रिगार्ड। इसको हम ये नहीं बोल सकते 25,000 रुपये आपको कोई ऐसा दे दिया है कि आपने किसी की जान बचाई है तो सरकार आपको प्रोत्साहन रूप में 25,000 रुपये देगी। तो आपने जान बचाने कोई खुदा ना खास्ता हो, भगवान करे एक्सीडेंट ना हो, अगर हो जाते हैं तो आप बचाने की कोशिश करें।